नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा सुनें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राधिका है। अरे जल्दी से खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, पापा ने गुस्से से कहा। उसी समय माँ कहने लगी कि घर में खाने का कुछ भी नहीं है, जाती क्यों नहीं हो काम पर। मैं तो तुम्हारी इन हरकतों से बहुत तंग आ गई हूँ। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि हमारी बेटी जवान हो रही है, बेटा अभी छोटा है, मगर तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। अरे दुनिया के उन पिता से पूछो जो अपने बच्चों के लिए न जाने कैसी कैसी मेहनतों का सामना करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनका पेट भरते हैं, मगर तुमने तो मेहनत करना कभी सीखा ही नहीं। एक नंबर के कामचोर हो। पापा थे कि बस माँ की सारी बातों को सुनकर अपने कानों से निकाल दिया करते थे। उनको तो जैसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम लोग एक छोटे से इलाके में रहते थे। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। माँ ने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था, लेकिन अब मैं जवान हो चुकी थी। जैसे तैसे मैंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया था। अब मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। यहाँ तो हम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तो फिर कॉलेज में कैसे पढ़ सकते थे। मेरे पापा अपनी शादी से पहले भी कोई काम नहीं करते थे। हमेशा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, बाप के पैसों पर ज़िंदगी गुजारना ही उनका काम था। कभी उन्होंने मेहनत मजदूरी करना नहीं जाना था। वह समझते थे कि सारी ज़िंदगी वह अपने पिता की कमाई से ही गुजार सकते हैं, लेकिन कामयाब बनने के लिए और ज़िंदगी में सारी सहूल पाने के लिए जब तक इंसान मेहनत ना करे तब तक वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मेरी दादी को लगा कि मेरे पापा वक्त के साथ साथ सुधर जाएंगे। जब उनकी शादी हो जाएगी, पत्नी और बच्चे होंगे, तब वह अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। लेकिन मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जो बदलने वाले नहीं थे। मेरे दादा दादी तो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन मेरे पापा ने मेरी माँ का जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी माँ खाते पीते घर की थी। दादा दादी के मरने के बाद मेरे पापा के भाइयों ने भी उनको छोड़ दिया। वह लोग अपने परिवार के साथ अलग हो गए, मगर पापा की आदत अभी भी वैसी की वैसी थी। वह अगर किसी एक दिन काम कर लेते तो बहुत थक जाते थे और दूसरे दिन उनका शरीर कोई भी हरकत नहीं करता था। मेरे पापा ने कभी काम नहीं किया था, इसलिए वह किसी भी काम पर जाने से बहुत घबराते थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने बैठकर खाया था, लेकिन अब उनके आगे बच्चे आ गए थे, पत्नी भी थी। अब तो उन्हें पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। मगर मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिन्हें सिर्फ अपना पेट भरना होता था, बाकी उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं था। जब तक मेरे नाना नानी जिंदा थे, वह मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। वह जानते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी गलत इंसान के साथ कर दी। मेरे माता पिता की शादी के 2 साल बाद मैंने जन्म लिया और मेरे जन्म के 3 साल बाद मेरे भाई ने जन्म लिया। मेरे भाई का नाम सागर था। सागर मुझसे उम्र में 3 साल छोटा था। माँ को लगता था कि वह बड़े होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन पहले तो हमारा बचपन ही अच्छे तरीके से गुजरता था। तब हम जवानी की दहलीज पर पहुँचते। हमारे बचपन की तो हमारे पिता को कोई फिक्र नहीं थी। हमारी फ़िक्र सिर्फ हमारी माँ ही किया करती थी। मेरे 2 मामा जी थे, उन दोनों की शादियां हो चुकी थी। वह अपने परिवारों में बिजी हो गए थे। नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद उन्होंने कभी अपनी बहन को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मेरे नाना नानी देखा करते थे। अब तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा परेशानियों से गुजरने लगी थी। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। पापा को तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस उन्हें टाइम पर खाना चाहिए होता था। अगर माँ उन्हें टाइम पर खाना नहीं देती थी तो वह मेरी माँ पर हाथ उठा दिया करते थे। पापा ने तो कभी हम दोनों बहन भाई के बारे में भी सोचा नहीं था। कई कई रातें ऐसी होती थीं जब हम दोनों बहन भाई भूखे ही सो जाया करते थे। घर के बिगड़ते हुए हालात मेरी माँ से संभाले नहीं जा रहे थे। उन्होंने तो कई बार मेरे नाना नानी से पैसे लेकर पापा को कोई ना कोई काम करवाने का भी बंदोबस्त करवा दिया था, मगर पापा थे कि उन पैसों की बर्बादी कर दिया करते थे। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। एक बार मेरी माँ ने अपने हाथों में कंगन बेचकर पापा को रिक्शा दिलवा दिया था और कहा था कि इनसे जो पैसे कमा करोगे वह हमारे बहुत काम आएंगे। रिक्शा चलाने से तुम्हें जो पैसे मिला करेंगे उससे हम 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा लिया करेंगे। मगर पापा ने एक दिन रिक्शा चलाया और अगले दिन उसे बेचकर घर में राशन का इंतजाम कर दिया था। मेरी माँ तो इस पर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। हर तरह से कोशिश कर ली थी कि पापा खुद ही पैसे कमा लिया करें, मगर उनकी हर बार की कोशिश नाकाम रही थी। इसलिए अब वह जल्दी ही खुद के घरों में काम करने के लिए जाने लगी। मैं बहुत ही सुंदर थी। मैं सुंदरता में अपनी माँ पर नहीं गई थी, बल्कि अपने पापा पर गई थी, क्योंकि मेरे पापा देखने में बहुत ही सुंदर थे, जबकि मेरी माँ मामूली सी थी।
मगर वह गृहस्थी को संभालना बहुत अच्छे से जानती थी। कई बार मैंने भी माँ से कहा था कि मुझे भी अपने साथ लेकर चला करो, मगर मेरी माँ कहना था कि मेरी बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता, जब मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ तो लोग मुझे कैसी कैसी नज़र से देखते हैं। मैं खुद को ऐसे हालातों का शिकार बनाती हूँ, मगर मैं कभी भी यह नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी लोगों की गलत नज़रों का शिकार बने। मैं भले ही कम पैसों में गुजारा कर लूँगी, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालूँगी। तुम ऐसे काम मत करो। मगर घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अब तो पिताजी का सारा सारा दिन हमारे मोहल्ले के चौक में गुजार दिया करते थे, जहाँ पर सारे आदमी आपस में बैठकर बातें किया करते थे। ये ऐसे लोग होते थे जो ज़्यादातर फ्री होते थे। माँ ने सागर को छोटे से किराना स्टोर पर लगा दिया था। वहाँ वह सामान बेचने लगा था और वहाँ का मालिक उसे थोड़े बहुत पैसे भी दिया करता था। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं तुझे तेरे मामा जी के घर छोड़ आती हूँ। मैंने कहा, क्यों माँ? हाँ, मुझे वहाँ छोड़कर क्यों आना चाहती हो? मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मगर माँ का कहने लगी कि बेटा, मैं यह सब तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तू जवान हो रही है और मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। यहाँ रहते हुए तो तेरी शादी कभी नहीं हो सकेगी, क्योंकि तेरे पिता ने कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू अपने मामा जी के घर रहे, तो मैं तेरी सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर ही डाल दूँ। उनसे कहूँ कि मेरी बेटी की शादी भी आप लोगों को ही करनी है। तू वहाँ रहेगी तो शायद तेरे मामा तेरा एडमिशन किसी कॉलेज में भी करवा दें, और अगर नहीं भी करवाए तो वो लोग तेरी शादी तो करवा ही सकते हैं, क्योंकि तेरे मम्मों की सोच भी बिल्कुल ऐसी है जैसे तेरा नाना नानी की सोच थी। हाँ, भले ही अब वो लोग अपने परिवार में बिजी हो गए हैं, लेकिन तू उनकी भांजी है, उनकी नौकरियाँ भी अच्छी हैं। अगर वह तेरी शादी की जिम्मेदारी ले लेंगे तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा, लेकिन माँ, यह जिम्मेदारी तो मेरे पिताजी की है। माँ कहने लगी कि बेटा, तेरा पिता तो कभी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा। मुझे ही तेरे लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तेरा भाई भी अभी अच्छा नहीं कमाता। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं जल्द ही तेरी शादी कर दूंगी। माँ ने मुझसे जो कहा मैंने खामोशी से मान लिया था, और फिर वह अगले ही दिन मुझे मामा जी के घर छोड़ने के लिए चली गई थी। पहले भी हम लोग यहाँ कभी कभी आया करते थे, लेकिन अब जब वह मेरे कपड़ों से भरा बैग मेरे साथ लेकर यहाँ आई तो उनको देखकर मेरा मम्मिया शॉक्ड हो गया। मेरे मामा जी भले ही हम लोगों को ज़्यादा याद नहीं करते थे, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाते थे तो वह हमारी बहुत ही इज्जत किया करते थे। मेरी माँ को खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे भी दिया करते थे, लेकिन अब की बार तो मेरी माँ मुझे यहीं छोड़ने के लिए आ गई थी। माँ कहने लगी कि भैया, मैं अपनी बेटी को आपके घर छोड़ने के लिए आई हूँ। यह कुछ दिन यहाँ रहेगी, उधर में हालात बहुत ख़राब हैं, यह आगे पढ़ना चाहती है। मैंने इससे कहा है कि कुछ दिन मामा जी के घर रह ले। मेरे बड़े मामा जी कहने लगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो हमारे घर की ही बच्ची है। कुछ दिन क्या बेटा, तुम जितने दिन चाहो हमारे घर पर रह सकती हो। मामा जी के मुंह से यह बात सुनकर मेरी माँ तो खुश हो गई थी, मगर मेरी मामियों के चेहरे पर उदासी पड़ गई थी। मेरे बड़े मामा जी के 2 बेटे थे, जबकि छोटी मामी एक ही बेटी थी। मेरे बड़े मामा के दोनों ही बेटे दूसरे शहर में नौकरियां किया करते थे, जबकि छोटे मामा की बेटी अभी छोटी थी और पढ़ाई कर रही थी। माँ तो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई थी, लेकिन दोनों ही मामियों का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं उनके घर में उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। वह लोग मेरे आने का मकसद समझ चुकी थी। उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके पति अपनी बहन और उसके परिवार को समझते हैं। उनका मतलब यही था कि अब लोग उनके बच्चे और उनके पति अब अपने बच्चों का ध्यान दें। आखिर कब तक वह अपनी बहन और उसके बच्चों पर ध्यान देंगे? जिस दिन मेरे मामा जी के घर पर पहला दिन था, रात का खाना खाने के बाद मैं छोटे मामा की बेटी पूर्वी के कमरे में सोने के लिए चली गई थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि छोटी मामी के पास बातें करने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि छोटी मामी ज़्यादातर देर से ही सोती है। मगर जब मैं छोटी मामी के कमरे की तरफ गई तो कदम उनके दरवाजे पर ही रुक गए थे। वह छोटे मामा जी से झगड़ा कर रही थी, कह रही थी कि हम तो तुम्हारी बहन से बहुत तंग आ गई हैं। आखिर बड़े भाई साहब ने इश्का को यहाँ कैसे रोक लिया? 1-2 दिन की तो बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारी बहन से कहा है कि वह जितने दिन चाहे यहाँ पर रुक सकती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहन से क्या इरादे हैं। उसका पति तो कभी कुछ करता नहीं। वो चाहती है कि अपनी बेटी को यहाँ पर हमारे लोगों को सर चढ़ाकर छोड़ जाए और हम लोग उसकी जवानी को बढ़ते हुए देखकर उसकी शादी करवा दें। फिर वह और उसका पति सारी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। इस पर मेरे छोटे मामा जी अपनी पत्नी से कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर हम अपनी भांजी की शादी अपनी जिम्मेदारी पर करवा भी देंगे तो वैसे भी मेरी बहन ने अपने पति को सुधारने की हर तरह से कोशिश कर ली है। अब जब उसका पति कोई जिम्मेदारी नहीं समझता तो क्या किया जाए?
मामा और मामी में आपस में बहुत बहस हो रही थी। यह सुनकर मैं उल्टे कदमों से वापस पूर्वी के कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मामी समझ गई कि मेरी माँ का क्या मकसद है, मगर मेरी माँ बहुत ही मजबूर थी। वह मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के पास नहीं आती थी तो फिर कहाँ जाती। इस दुनिया में उनके भाइयों के अलावा कोई भी नहीं था। जब अगला दिन निकला तो बड़े मामा जी मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्यों मामा जी? तो वह कहने लगे कि मैं अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने फिर भी उनसे दोबारा पूछा कि कहाँ, तो मामा जी भी चौंक कर मामा जी को देख कर रही। मामा कहने लगे कि मैं तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। कल तुम्हारी माँ ने बताया ना था कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तुम आगे पढ़ना चाहती हो, मगर घर की परेशानियों की वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सका। मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने जा रहा हूँ, अब तुम आगे पढ़ सकोगी। मामा जी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। वह मुझे अपने साथ ले गए थे और उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन गुजर गए थे। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मामा जी ने मेरा एडमिशन करवा दिया है। साथ ही साथ मैंने उनको यह भी बताया कि दोनों ही मामियों का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। माँ कहने लगी कि बेटा तुम्हें अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो वहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त करके रहना होगा। तेरी मामियों का बर्ताव तेरे साथ जैसा भी है तू खामोशी से उनको बर्दाश्त कर। इसके साथ ही माँ ने मुझे ये भी बताया था कि सागर की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही। मैंने कहा माँ आखिर सागर को हो क्या गया है? तो वो कहने लगी कि पता नहीं बेटा, सागर एक दिन दुकान पर काम कर रहा था, वहाँ उसको खून की उल्टी आने लगी। दुकान के मालिक ने फ़ोन करके जब मुझे यह बात बताई तो मैं उसे पास के ही डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी थी। थोड़ी देर के बाद उसे सुकून आ गया था, मगर अभी भी उसकी ऐसी ही हालत है, उसको हालत में कोई सुधार नहीं है। मैंने माँ से कहा माँ मैं कल ज़रूर आऊँगी, मामा जी को बताऊँगी कि सागर की तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहने लगी कि हाँ बेटा तू आ जाना, मगर याद रखना कि अपने मामा के साथ ही यहाँ से चली आना। मैं अपनी माँ की बात तो अच्छी तरह से समझ गई थी। अगले ही दिन मैं मामा जी के साथ जब अपने घर गई तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे भाई की तबीयत खराब है। माँ ने मामा जी को बताया कि कल रात से तो उसकी तबीयत बहुत बेहतर है। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे, क्योंकि भाई की तबीयत खराब थी और पिताजी आंगन में रखी चारपाई पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। मामा जी और मुझे देखकर उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया था। उन्हें तो लोगों की इज्जत करना भी नहीं आता था। मैं अपने पिता पर अफसोस करते हुए घर के अंदर आ गई थी। थोड़ी बहुत देर हम लोग वहाँ पर बैठे माँ को भाई के इलाज के लिए थोड़े से पैसे दिए और हम लोग फिर वापस गए थे। मैं और पूर्वी रोज़ शाम के टाइम पर छत पर पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे, क्योंकि नीचे बैठकर जब हम पढ़ाई करते थे तो मामियों की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। मामा जी के सामने तो दोनों ही मामियाँ मेरे साथ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उनके पीछे वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं किया करती थी। मैं तो उनकी हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करती। पूर्वी भले ही मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन वह मेरी तकलीफ़ को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसे भी दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ और ताई का बिहेवियर मेरे साथ कैसा होता है। शाम को जब हम लोग छत पर पढ़ाई करने के लिए बैठते तो मैं उसे भी पढ़ा दिया करती थी और अपना भी पढ़ाई करती थी। हमारे ही घर में बराबर में जो घर था उसकी छत हमारी छत से मिली हुई थी। पिछले 2 दिनों से वहाँ पर 2 लड़के बैठकर शाम की चाय पिया करते थे और आपस में बातें भी किया करते थे। उनमें से एक लड़का देखने में ऐसा लगता था जैसे काफ़ी अमीर घर का हो, जबकि दूसरा वाला लड़का मामूली से कपड़े पहना करता था। मैंने देखा था कि वह अच्छे कपड़े पहनने वाला लड़का मुझे नज़र भर कर देखता रहता है, जबकि उसके साथ वाला जो दूसरा लड़का होता है वह पूर्वी से बातें करता था। बस वह उनका पड़ोस लगता था, इसलिए वह उनसे तरुण भैया कहकर बुलाती थी। दूसरे वाले लड़के का नाम आलोक था। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। मुझे मामा जी के घर में रहते हुए अब तक 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया था। मेरे घर पर बात होती तो माँ यही बताती कि तुम्हारे भाई की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा और तुम्हारा पिता है कि अपने बेटे को बीमार देखकर भी उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मैंने माँ को तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप एक बार भाई को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, शायद उनकी बीमारी ऐसी हो कि छोटे डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही हो और बड़ा डॉक्टर देखते ही समझ आए। वो कहने लगी कि लेकिन बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तुम्हारे मामा जो पैसे देकर गए थे वो पैसे मेरे खर्च हो गए। सागर के देखभाल करने के चक्कर में मैं भी काम पर नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन इंटर पास लड़की को कौन नौकरी दे सकता था। इधर वह लड़का अभी भी छत पर रोज़ मुझे ताड़ रहा था।